नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल आवर में हम बात करेंगे कंगना रनौत की एक्स पोस्ट को लेकर, जिसमें कंगना ने राहुल गांधी को कलंक बताया है। आखिर कंगना ने राहुल गांधी के लिए यह बात क्यों लिखा, क्या है इसके पीछे का तथ्य, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। कंगना ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वह कटु, जहरीले और विध्वंसक है। राहुल का एजेंडा है कि अगर वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। इतने कड़वे शब्द लिखने के क्या है मायने, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंगना ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को टारगेट करती है, जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे। वह एक बेकार की बात साबित हुई। वह इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कंगना ने सिर्फ राहुल गांधी पर अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने एक कलंक भी बताया। कंगना ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा कि राहुल गांधी, आप जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। इस देश की जनता आपको कभी नेता नहीं बनाएगी। आप एक कलंक हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने देश में एक बार फिर अडानी ग्रुप के शेयर को लेकर हलचल पैदा कर दी है। इसके कारण अब विपक्ष सेबी चीफ का इस्तीफा और जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जल्दी ही मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आपको एक बात से हम अवगत करा दें कि आखिर कंगना रनौत राहुल गांधी को लक्ष्य करके इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। जहरीले हैं, कटु हैं, विस्फोटक हैं, कलंक हैं, क्या मतलब है इसका। वो नेता प्रतिपक्ष हैं और जनता उनको चुनती है। ऐसे कहने के पीछे का तर्क क्या है, क्या आखिर कहना क्या चाहती हैं कंगना रनौत, इसका भी हम जवाब लेंगे। लेकिन सवाल इसमें यह भी है कि यह पहली बार नहीं है। वो कई बार इससे पहले भी राहुल गांधी को टारगेट कर चुकी हैं और उनके खिलाफ कुछ न कुछ ऐसी बातें जरूर कह चुकी हैं। लेकिन यह एक्स पर पोस्ट करके उन्हें कलंक बताना, वास्तव में कैसा कलंक, किस तरह का कलंक, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इस एक्स पोस्ट के पीछे की राजनीति क्या है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम बातें करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम आपसे करते हैं और जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर कंगना रनौत राहुल गांधी को इस तरह से टारगेट क्यों कर रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा देश एक लोकतंत्र है और चुनिंदा चुनकर जनता द्वारा जो एक वोट होता है, इलेक्शन होता है, उसके द्वारा चुनकर हम अपने जनप्रतिनिधियों को अपने मुख्य मुद्दों के लिए, चाहे वह मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हों या जो बेसिक मुद्दे हों, इसको उठाने के लिए हम चाहे उनको विधानसभा में और चाहे उनको संसद में भेजते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की बातचीत होती है, और चाहे वह कोई भी किसी भी राजनीतिक दल के नेता हो, मैं किसी भी इसमें राजनीतिक दल के नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर वह किसी भी राजनीतिक दल का नेता है और वह इस प्रकार की मर्यादा को उल्लंघन करता है या इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है, तो कहीं ना कहीं जो जनता होती है उसको ऐसा लगता है कि हमने शायद गलत प्रतिनिधि को चुन लिया है और हमने शायद गलत प्रतिनिधि को चुन करके उच्च सदन में या ऊपर जो विधानसभा है या लोकसभा है या राज्यसभा है, वहां पर हमने इसको भेज दिया है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब ऐसा होता है तो जो वोटर होता है वह अपने आप को एक ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि उसने तो जब जनता के प्रतिनिधि को चुना था अपनी सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए, मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे रोजगार है, भ्रष्टाचार है, पेयजल की सुविधाएं हैं, केंद्र की योजनाएं उनके क्षेत्र में लागू हो पा रही है नहीं हो पा रही है, लोकसभा जो सांसद होता है या राज्यसभा सांसद होता है वह केंद्र की योजनाओं को किस प्रकार से वहां क्रियान्वयन कर रहा है, इसको लेकर के बातचीत होना चाहिए। लेकिन अमूमन देखने में ऐसा आता है कि मुद्दों से भटक कर दूसरे मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं आमतौर पर सदन में, और जब कभी कोई अच्छा बिल या कोई अच्छा मुद्दा होता है तो कहीं ना कहीं या तो विपक्ष वॉकआउट कर देता है या फिर सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेदारी जो नागरिक हैं उनको ये तय करना पड़ेगा कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर उच्च सदन में या लोकसभा में या विधानसभा में भेजते हैं वह उनकी मुद्दों को उस स्तर पर पहुंचाएं। अब मैं आ जाता हूं आपके मुद्दे पर कि जिस प्रकार से कंगना ने इस प्रकार का जो ट्वीट किया है और उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता को इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, ये मुझे ऐसा लगता है काफी निंदनीय है। क्योंकि देखिए, अगर किसी ने किसी को विपक्ष का नेता बनाया है तो निश्चित तौर पर उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होगी, क्योंकि हमारा देश इतने बड़ा करोड़ों का देश है, करोड़ों लोग हैं, लेकिन चुनकर कोई कुछ ही चुनिंदा प्रतिनिधि होते हैं जो उच्च सदन में या लोकसभा में या राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का नेता है, तो उसको मर्यादित भाषा का ही वहां पर उपयोग करना चाहिए। जी, मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर जो इस तरह की भाषाओं का लगातार प्रयोग होता है और लगातार एक व्यक्ति को ही टारगेट करके कोई व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो उसके पीछे कोई राजनीति जरूर छिपी होती है। कंगना रनौत के इस तरह के बयान देने के पीछे की राजनीति क्या हो सकती है, हम ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अगर कभी भी लाइमलाइट नहीं मिलती है या उसको फ्रंट लाइन मीडिया उसको नहीं हैंडल कर रहा है या फ्रंट लाइन मीडिया उसको नहीं देख रहा है या उसके बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, तो मैंने ऐसा देखा है कि जो राजनीतिक परिपेश के लोग हैं वे ऐसे अनगल बयान देते हैं और वो किस प्रकार से मीडिया की लाइमलाइट में बना जाए, किस प्रकार से मीडिया की सुर्खियां बन पाए, तो ऐसा कहीं ना कहीं कटाक्ष या तंज किया जाता है। अभी इसमें पूर्व में भी आपने देखा होगा राज्यसभा में जिस प्रकार से अभी पूर्व में एक मामला हुआ है धनखड़ जी का, तो वो भी एक कहीं ना कहीं ऐसा ही एक मामला देखने को मिल रहा है। और बल्कि उसमें राज्यसभा के जो सभापति हैं वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपका नाम यहाँ पर इस प्रकार से मेंशन है, या तो आप इस नाम को वहां से हटवा लीजिए या फिर यहाँ पर जैसा आएगा उसको तो मैं सदन के अनुसार वैसा पढ़ूंगा। लेकिन बार बार उनको पिंच करके कहा जा रहा है कि नहीं, आपका टोन गलत है, आपका व्यवहार गलत है, आपका सिस्टम अलग है, आप जानबूझ के ऐसा बोल रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी शैली नहीं है। अगर आपको जनता ने, मैं पूर्व में भी बोला था, मैं फिर बोलता हूं कि जनता ने अगर आपको चुनकर भेजा है तो आप जनता की समस्याओं को सदन में उठाइए, ना कि किसी से छीटा कसी और तंज कसे। जी बिल्कुल, समस्याओं को ही सदन में उठाना चाहिए और छीटा कसी करने से एक दूसरे का जो है, एक दूसरे की अपमान ही होता है, एक दूसरे का लोग अपमान ही करते हैं राजनेता। खैर, सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी को टारगेट करके कंगना रनौत ने इतनी बड़ी बात कही है कि वो कलंक हैं, विस्फोटक हैं, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का काम करते हैं, देश हित में काम नहीं करते, ये तमाम बातें कहते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से उसकी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी जो कांग्रेस के राजनीतिक लीडर होंगे वो कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा और मंथन कर रहे होंगे कि क्या इसका एंटी उनको जवाब देना है या किस प्रकार का जवाब उनको देना है, या फिर वो क्या इसको उतना महत्वपूर्ण लेते हैं कि नहीं लेते। सबसे एक बड़ा विषय ये भी बन जाता है, क्योंकि ऐसे ट्वीट, ऐसे कटाक्ष, ऐसे तंज आपने पूर्व में भी देखे होंगे कि कई राजनेताओं पर होते हैं। मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे पूर्व में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तब भी उनके ऊपर कई कटाक्ष हुए। उनको कहा गया कि ये यात्रा फ्लॉप है, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा है और ये पूरी फ्लॉप यात्रा रहेगी। लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा यहां से लेके कश्मीर तक करी और उसको संपन्न भी किया, चाहे वह किसी भी मोड में हुई, किसी भी माध्यम से हुई, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो
ये मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग छीटाकशी करते हैं, तंज कसते हैं, वे कहीं ना कहीं इस चीजों में पीछे रह जाते हैं और उनकी राजनीति भी वहीं वहीं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेराज खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और दो प्रश्नों का, लगभग करीब 3 प्रश्नों का जवाब हमारे एल द्विवेदी जी दे चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने जुड़ा, खैर देर से ही जुड़े, लेकिन जुड़े तो कम से कम। लेकिन एक चीज हम कहना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे मेराज खान जी आपसे, कि कंगना रनौत लगातार राहुल गांधी को टारगेट करके कुछ ना कुछ बोल रही हैं। कांग्रेस के नेता कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कारण सिर्फ एक है कि हम लोग ऐसी बेतुकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा मकसद और हमारा जो ध्यान है वो देश की समस्याओं की तरफ है, ना कि इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओछी राजनीति को ध्यान में रखकर हम काम करेंगे। ये कंगना रनौत के बारे में आप सब पत्रकार बंधु बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा है और वो क्या क्या बोल चुकी है। हमारे देश के किसान आंदोलन के बारे में वो क्या बोल चुकी हैं। और राहुल जी को टारगेट करने का मकसद इनके पीछे सिर्फ ये होता है कि ये लोकप्रियता हासिल करना चाहती हैं। आपको याद होगा यही काम स्मृति ईरानी किया करती थी जब वो सांसद थी। अब वो हार गई हैं तो वो राजनीतिक रूप से स्क्रीन से बाहर चली गई हैं। कंगना रनौत को मौका मिला है, अब वो चाह रही है कि वो जहां वो स्थान वो प्राप्त कर लें। कंगना रनौत तो इस देश के आजादी के बारे में भी बयान दे चुकी हैं। राहुल जी की जहां तक बात है तो राहुल जी के पास इतना समय नहीं है कि वो इस तरह की ओछी राजनीति पर जवाब दे, न तो नेताओं के पास इतना समय है। हमारे पास समय जनता के मुद्दों के लिए है। जनता की जो आवाज है उसको बुलंद करने का काम करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। हम इस तरह की ओछी राजनीति पर बहस भी नहीं करना चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। कंगना रनौत ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, सांसद बनने के बाद इनाम एक महिला ने ही, एक किसान परिवार से आती हुई महिला ने ही उसका जवाब दे दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस तरह के जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कंगना रनौत ने एक्स पोस्ट लिखा है उससे बीजेपी सहमत है कि नहीं है? जी प्रदीप भटनागर जी। जी जी प्रदीप भटनागर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है हमारी आवाज प्रदीप भटनागर जी तक नहीं पहुंच पा रही है। जी चलिए, कुछ जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो हमारे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जी, हमारे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जी हेलो जी प्रदीप भटनागर जी, राहुल गांधी, आपने जो है राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष बने हैं और आज भी नहीं राहुल गांधी तो बने हैं, वो तो ठीक है, वो तो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो विपक्ष का एका है जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। आपने नहीं बनाया है, बीजेपी ने नहीं बनाई है। हमें यह बताइए कि जो कंगना रनौत ने एक्स पोस्ट लिखा है उससे बीजेपी सहमत है कि नहीं सहमत है? सामने जो, चलिए, आपकी आवाज सही प्रॉपर वे में आ नहीं पा रही है, तो इसका जवाब हम लेंगे। आप तैयार रखिएगा अपना जवाब। मेराज खान जी कुछ कह रहे थे? मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं प्रवक्ताओं का ये काम रहता है कि वो वक्त वक्त पे जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की ओछी राजनीति और ऐसी ओछी बातें करते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई एक सांसद नहीं है, ऐसे तमाम सांसद हैं। और बल्कि इनके जो शीर्ष नेता हैं, जैसे इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया, देश का प्रधानमंत्री हो गया, इन लोगों के ही बयान आप देख लीजिए तो उनके कार्यकर्ताओं के बयानों से आप क्या उम्मीद करेंगे? समस्या इस वक्त देश की जनता झेल रही है, परेशानी है, तमाम जिलों में बाढ़ आई हुई है, तमाम आप मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। अभी वो
हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस पर ये जवाब नहीं दे पाएंगे, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग राहुल गांधी को टारगेट, और राहुल गांधी की सभ्यता देख लीजिए, राजनीतिक रूप से भी उनकी सभ्यता देख लीजिए कि यही काम स्मृति ईरानी ने चुनाव जीतने के बाद सांसद रहते किया, राहुल गांधी जी को टारगेट करा। लेकिन राहुल गांधी जी ने उनको हराने के बाद, वो जब हार गई स्मृति ईरानी जी, तो राहुल गांधी जी ने अपने कार्यकर्ता कि जीत और हार अलग बात है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता कोई भी अपशब्द किसी भी सांसद या किसी भी महिला सांसद के बारे में ना कहें। ये राहुल गांधी की अब क्या कहा जाए इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की परवरिश के बारे में, वो आप सब देख रहे हैं। ये लोग लगातार इस तरह करते रहते हैं। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर बात हो, ना कि इस तरह की ओछी राजनीति देश में हो। चलिए प्रदीप भटनागर जी, आप मेरी परवरिश पूछ रहे हैं आप? नहीं, मेरी परवरिश पूछ रहे हैं मेरी। नहीं, प्रदीप भटनागर जी, आप ये बताइए कि कंगना रनौत के एक्स पोस्ट से बीजेपी सहमत है कि नहीं है? चलिए, हम आना चाहेंगे एल द्विवेदी जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। प्रदीप भटनागर जी से संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या लगता है आपको कि एल द्विवेदी जी कि क्या कंगना रनौत के इस एक्सपोर्ट से बीजेपी जो है सहमत होगी? देखिए, मैंने आपको पूर्व में बोला कि कहीं ना कहीं ये एक माइलेज लेने का, राजनीति में किस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया जाए, किस प्रकार से राजनीति में लोग उनको जाने। हो सकता है ऐसा कोई एक स्ट्रेटेजी हो, या कहीं ना कहीं उनका एक कोई मिशन हो कि इस प्रकार का अगर हम ट्वीट करते हैं या इस प्रकार का हम आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं किसी के ऊपर, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीति में उनको एक अच्छा स्तर दिया जाएगा, ऐसा उनको ऐसा लग रहा होगा शायद। लेकिन जैसा मेरा एक अनमोनन मानना है, मैंने आपको पूर्व में कहा कि जब जनता का प्रतिनिधि चुनकर उच्च सदन में जाता है तो जनता को बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारी जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वह बिजली की समस्या हो या हमारे जो संसदीय क्षेत्र जहां से वह आती हैं या और भी लोग आते हैं, वहां पर कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, कोई एक बड़ी फैक्ट्री लगेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये सब मुद्दा सोचकर व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि को चुनता है और उसी आधार पर वोट होता है और वह चुनकर उच्च सदन में भेजता है। लेकिन जैसे मैंने पूर्व में कहा कि जब इस प्रकार के जब वार्तालाप होती है, जब देखा जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं ठग गया हूं, ठगा सा वह अपने आप को महसूस करता है। क्योंकि विध्वंस की राजनीति और इस प्रकार की राजनीति हमारे देश में कभी नहीं हुई, और लोकतंत्र है ये, यहाँ पर तो सबको बोलने का आर्टिकल 19 में मौका है, स्वतंत्रता की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी लिख सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक जनता के चुने हुए अच्छे प्रतिनिधि हैं, अगर जो आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ रोकेंगे आपको कि हमारी स्वतंत्रता बात करने की वहीं खत्म हो जाती है जहाँ से हमारी नाक शुरू होती है। नाक मतलब अगर आप हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, आपकी स्वतंत्रता वहीं बाधित हो जाती है। तो ये एक्स पोस्ट है, वास्तव में राहुल गांधी को कलंक कहना, वास्तव में हमें लग रहा है कि किसी के आत्मसम्मान का ये शब्द जो हैं, ये किसी के आत्मसम्मान को ठेस जरूर पहुंचा रहे होंगे। क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर जब कोई अगर व्यक्ति इस प्रकार का शब्द का उपयोग करता है, तो वो कहीं ना कहीं एक सभ्य राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं आदमी उसको माइंड जरूर करेगा, भले वो उसका समय आने पर उसका सही तरीके से जवाब भी दे। लेकिन जब इस प्रकार का आरोप या आक्षेप कोई किसी को तंज कसता है या लगाता है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति उसको मन में बैठाता है और सही समय पर, सही दिन और सही दिनांक आने पर हो सकता है वह उसका उनको जवाब भी दे। जी प्रदीप भटनागर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज है। जी जी प्रदीप भटनागर जी, हमने आपसे सवाल किया था, हाँ, हमने आपसे सवाल किया था कि जो कंगना रनौत, मैंने सवाल भी सुना। जी जी जी, जवाब दीजिए। देखिए, अगर कंगना रनावत जी की जो बात बोली है आपने, कंगना रनावत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हिमाचल की जनता ने चुन के भेजा। पहले चीज सभ्यता सिखाने वाले वो सिखाएं जिनको बोलने की तमीज हो,
जब कांग्रेस के नेताओं जो बुजुर्ग हो गए, 80 साल के हो गए, अपने जूनियर नेताओं को तमीज सिखाई हो। वो पूछे भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी की तमीज और क्या सभ्यता मिली हुई है। और चार्ल्स चरित्र के बारे में पूछ रहे हैं ना, राष्ट्र स्वयं सेवा संघ तमीज सिखा रखी है बोलने के लिए कि जब कोई बोले तो सुनो, बीच में बोलो मत, और बोल के ऐसा करारा जवाब और तमाचा दो कि जिंदगी में दोबारा बोलने से पहले सोचे। मैं समझता हूँ कंगना रावत ने कोई गलत नहीं बोला है। राहुल गांधी जैसे आदमी को जो देश हित में कभी नहीं बोलता, विदेश में जाके न्यूयॉर्क टाइम्स में देश की बहुत जो बड़ाई करता हो, उसे क्या चाहते हैं आप? उसे गुलाब के फूलों की माला पहनाए? राहुल गांधी पूरा महीना खत्म हो गया लोकसभा का, कोई काम की बात नहीं हुई। नेता विपक्ष भारत से जब बेचारे राहुल गांधी नन्हे मुन्ने बच्चे बेचारे 550 में से 99 में बेचारे रुक गए, जो सोचते कि हम 100 में से 100 आ गए, उनकी गलत फहमी दूर कर दूं कि जनता ने चुना नहीं, फिर धिक्कार दिया। और तो तहजीब और मेहनत सिखा है ना, मुझे राष्ट्र स्वयं सेवा संघ ने सिखा रखा है। तो ये बताएं, आज अगर राहुल गांधी जो विपक्ष में बैठे हैं यहाँ पे, कि जब मुस्लिम आबादी और मुस्लिम समुदाय खतरे में है भारत में, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आंसू बहा रहे थे विदेश में, तब कहाँ थे राहुल गांधी? तब बुद्धिमत्ता चली गई थी। ये वही राहुल गांधी है ना, मैंने थोड़ा सा लिखा था ना, भूल गया थोड़ा सा, ये वही राहुल गांधी है ना जब देश में सीए और एनआरसी आएगा सबसे पहले जाके खड़े हुए देश विरोध में। आज बांग्लादेश में दिख रहा सीए और एनआरसी क्या होती है। ये वही राहुल गांधी 3 तलाक में पूरी कांग्रेस एक ठाक खड़ी हो गई थी और सर्वोच्च न्यायालय चली गई थी। वो भी किसके लिए आया 3 तलाक? एक मुस्लिम बहन बेटियों के लिए आया। ये वही राहुल गांधी है ना। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया, ये वही राहुल गांधी और कांग्रेस टीम है जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में अब अभिषेक मनु सिंघवी जैसे, कपिल सिब्बल जैसे खड़े हो गए थे, जाके जाके खड़े हो गए विरोध में कि मंदिर ना बने। ये वही राहुल गांधी है ना जो कोरोना में पूरे देश को भ्रमित करा था कि भारतीय जनता पार्टी की ये वैक्सीन है, और खुद भी चुपचाप चोरी छुपे लगवा ली थी। ये वही राहुल गांधी है ना। मुझे बताइएगा, मेरे 8 आंखों में से बताइएगा कि राहुल गांधी ने कहा देश के हित के लिए खड़े हुए। आइए फिर चलते हैं धारा 370, जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई, क्या बोला राहुल गांधी ने पूरी कि अराजकता फैल जाएगी, हिंसा हो जाएगी, तो कश्मीर अलग हो जाएगा, पाकिस्तान हमला कर देगा। ये वही राहुल गांधी है ना। आइए 6 नंबर पे, भारतीय फौज को उड़ाने वाले, गुंडा कहने वाले कौन? एयर स्ट्राइक के विरोध करने वाले कौन? राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस टीम। चलिए चलते हैं, तो अब चलते हैं आगे। किसान विरोधी जो किसान हित का कानून आया था, इन्होंने उसमें कितना विरोध करवाया, उस परेशानियों के बारे में सोचा कि जिनको मिलना चाहिए था। और आगे चलूं, राहुल गांधी वो हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं जो देश का पैसा खा के बैठे हैं। और तो आपको दहशत हराज को पता ही है आपको। तो उस आदमी के बारे में अच्छा बोला जाता है जिससे देश बिक रहा हो। क्यों नहीं बोलते आप लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए आप शब्द? आप क्यों नहीं बोलते आप भगत सिंह के लिए? आप सुभाष चंद्र बोस के क्यों नहीं बोलते? बदतमीजी क्यों विरोध होता है जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी का? आप जो और देश की आजादी गए कहाँ चले गए? कांग्रेस ने जितने आजादी के दीवाने थे सबको लुप्त गायब कर दिया। कोई जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस के आगे खड़ा हो जाए प्रबल तरीके से। ये कांग्रेस का चाल चरित्र है। एक स्कॉलर बैठे थे, अभी तमीज सिखा रहे थे राहुल गांधी के कंगना रनावत सांसद है, और कंगना रनावत वो ये जो ठाकरे साहब को पूर्व मुख्यमंत्री को समझा के आई थी, तो अगले दिन दुश्मनी में उन्होंने जी थी। चलिए कंगना, ये आपने एक बात और कही थी, बात कही थी किसी ने, स्मिता ईरानी जी ने वो हरा के भेजा। स्मिता ईरानी वो हैं, वो शख्सियत हैं। राहुल गांधी जैसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस हुआ करते थे, भारत की 150 साल पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको धूल में मिला के भेजा, हरा के भेजा। आप जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष जो है खड़गे साहब जी, जवाब ले लीजिए मेराज जी। और वो भी अब राज्यसभा से हैं। सर उसे कहते हैं कि जब सोनिया गांधी राष्ट्रीय लीडर, राष्ट्रीय नेता चुपचाप राज्यसभा निकल जाए। अब जवाब ले लीजिए प्रदीप भटनागर जी। मेराज खान जी जवाब दीजिए। इसलिए कमेंट करने से पहले किसी को ये ना बताए कि आप कितनी औकात रखते हैं।
ठीक है। अगर आप ईमानदार, कांग्रेस ईमानदार है, राहुल गांधी परिवार ईमानदार है, तो हम अपने आप को चोर, झूठा, निकम्मा जो आप कहना चाहें स्वीकार कर लेंगे। जी मेराज खान जी जवाब दीजिए। भारत माता की। जी मेराज जी जी जवाब दीजिए। आपको मैंने पहले भी कहा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनकी भाषा शैली आप देख लीजिए और इससे ही आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये लोग किस तरह की बातें करते हैं। राहुल गांधी को टारगेट करने के पीछे इनका सिर्फ एक मकसद होता है, ओछी और सस्ती लोकप्रियता। प्रदीप जी से कह लीजिए, प्रदीप तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, राहुल गांधी का चाहे जितना नाम ले लो। और गांधी परिवार के बारे में ये देश जानता है, उनकी जो कुर्बानियां रही उस परिवार की, उस कुर्बानी के आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। अपने नेताओं के बारे में सवाल का जवाब दीजिए, तो ये सवाल का जवाब दीजिए कि भाई जो गांधी परिवार शहीद सुन लो प्रदीप जी, शहीद हो गए, सुन लो, कौन से शहीद हो गए, कौन सा बम ब्लास्ट को रोकने में शहीद होगा? तुम्हारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, शहीद तुम्हारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी क्या कुर्बानी है? तुम्हारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी क्या कुर्बानी है इस देश के लिए, और उसका क्या बैकग्राउंड है? नरेंद्र मोदी का इस देश के लिए क्या कुर्बानी है? अब तो एक जैसे कहा, इसको वापस लीजिए, इसको वापस लीजिए। जो आपने शहीद बोला, परिवार शहीद हो, कहाँ शहीद हो गया बताइए? देश इतने कहाँ शहीद हो गया? वो राजनीति का राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार के कितने लोग, तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कितने परिवार के लोग इस देश के लिए शहीद हुए? तुम लोगों की तो, अरे एक कांग्रेसी का नाम बताओ, अंग्रेजों के एक नाम बताओ, कांग्रेस का नेता अंग्रेजों के साथ मिलकर दलाली करी हो। बताओ अभी कौन शहीद हुआ है? अंग्रेजों के दलाल हो, मुखबरी करी है तुम्हारे नेताओं ने। अंग्रेजों के दलाल हो, बिल्कुल पे बैठ जवाहरलाल नेहरू में नहीं, मेरा मुख खुलवाओ प्लीज, कौन दलाल है कौन नहीं है? अरे खोलो, मेरा निवेदन है, मैं नहीं बोलना चाहता, आज जो टॉपिक चल रहा है मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। कौन दलाल नहीं है और कौन दलाल नहीं है ये सबको पता है। अंग्रेजों के दलाल है और आज तक दलाली कर रहा है तुम्हारा, चाइना की और पाकिस्तान की। मेरा मुंह खुलवाइए, टॉपिक पे रहिए प्लीज। चलिए वीएल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और सवाल यही है कि जिस तरह की ये बातें हुई हैं और जिस तरह से प्रदीप भटनागर जी ने ये कहा है कि राहुल गांधी जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, इस तरह से अगर माना जा सकता है क्या कि बीजेपी भी इससे सहमत है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूर्व में भी कहा कि इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। और सीधी सी बात है कि अगर कोई ऐसा आक्षेप लगा रहा है तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप से यह आक्षेप होता है और इस प्रकार का आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ऐसे पद पर है, गरिमामय पद पर हैं अगर आप, तो निश्चित तौर पर आपको देश कैसे आगे बढ़े, देश भारत कैसे आगे प्रगति करे, इसके विषय पर सोचना चाहिए और उसको लेकर के आपकी योजनाएं होना चाहिए, पॉलिसीज होना चाहिए। क्षेत्र के लिए क्या विकास आप लेकर जा रहे हैं, अगर आप वहां अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं उसके लिए आप वहां पे क्या रोजगार लगा रहे हैं, क्या फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट लगा, इस पर बात होनी चाहिए, ना कि आक्षेप लगा करके किसी पर या किसी को ऊपर दिखाने कर या नीचे दिखाने के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा पे जो पोस्ट किया गया है वह हो सकता है वो उनका व्यक्तिगत पोस्ट हो, अभी ये भी कह नहीं सकते, निजी विचार हो उनके, क्योंकि अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है अन्य राजनीतिक दलों की। और अन्य राजनीतिक दलों की जब टिप्पणी आएगी और काउंटर्स इस पर आएंगे, या कांग्रेस का काउंटर आएगा या बीजेपी का भी काउंटर आएगा, तो पता चलेगा कि क्या उनके निजी विचार थे या उन्होंने जानबूझकर ऐसा भाषा का उपयोग किया है। और जानबूझकर किया तो क्यों किया? चलिए ठीक है, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि राहुल पर कंगना जो है बिफर पड़ी हैं एक्स पोस्ट के जरिए, और उन्हें क्या क्या कह दिया, वास्तव में सारी मर्यादाएं लांघ गई। राहुल गांधी को कलंक कहा, राहुल गांधी को विस्फोटक कहा, राहुल गांधी को कटु कहा, राहुल गांधी को जहरीला कहा। आखिर ये क्यों हो रहा है?
भारत की राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अगर जो नेता एक दूसरे के खिलाफ करेंगे तो भारतीय राजनीति ही गंदी होगी। लेकिन भारतीय राजनीति को शुद्ध करने की जिम्मेदारी भी राजनेताओं पर है, इसलिए उन्हें सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।